हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मैं हूं डॉक्टर समन्वय रिछारिया और आज के इस यूट्यूब सेशन पर आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आज के टाइम में बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है। और अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग इसके फेवर में बात कर रहे हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आज एक कंपैरेटिव एनालिसिस, एक कंपैरेटिव स्टडी आज हम करने वाले हैं, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं। और एक कंपैरिजन किस किस के बीच में होने वाला है, तो ये होने वाला है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और जो नया बिल हमारे पास आया हुआ है द भारतीय साक्ष्य बिल 2023। अब देखिए, एक ऑलरेडी एक्ट हमारे पास है जिसको हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट बोलते हैं, जो 1872 का है, जो आज भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, जो आज भी हमारे कोर्ट के अंदर कोर्ट प्रोसीडिंग का पार्ट है, आज भी हमारे जुडिशरी सिस्टम के अंदर, हमारे लीगल सिस्टम के अंदर जो काम कर रहा है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। लेकिन क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो होम मिनिस्टर साहब है उन्होंने एक बिल प्रपोज किया हुआ है, एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल आया हुआ है और उसको हम लोग एक न्यू एविडेंस एक्ट के तौर पर देख रहे हैं, एक नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तौर पर देख रहे हैं। तो जब से ये प्रपोजल आया है, तब से बिल पार्लियामेंट के अंदर आया है, तब से लेकर सभी जुडिशियल एस्पिरेंट्स के बीच में एक बहुत कॉम्प्लिकेशन आ चुका है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है और उनको लगता है कि अब क्या होगा, क्या दोबारा से नए सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, क्या दोबारा से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्या सारा का सारा इंडेक्स जो है वो चेंज हो चुका है। तो इन सब के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और हमें किसे इसे डील करना है, आज मैं इन्हीं टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूं। आज मैं इसी पर आपसे कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव एनालिसिस यहां पर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में, जो हमारा एक एग्जिस्टिंग लॉ हमारे पास है। और ये अगर आप देखेंगे तो एक्ट नंबर 1 हमारा है 1872 का। और इसको अगर आप देखेंगे तो इसको बनाने के पीछे दो लोगों का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। एक हमारा माना जाता है सर हेनरी समनर मैने का। इन्होंने एक प्रपोजल लेकर आए थे, एक ड्राफ्ट लेकर आए थे 1868 में, और क्योंकि इनका ड्राफ्ट पास नहीं हो पाया था तो उसके बाद एक और ड्राफ्ट हमारे पास आया और वो आया किसका, सर जेम्स स्टीफन साहब का 1871 में। तो अभी हम लोग जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पर बात कर रहे हैं, ये किसका बनाया हुआ है, तो ये बनाया हुआ है सर जेम्स स्टीफन साहब का बनाया हुआ है। इसीलिए एविडेंस का के जो फादर कहलाते हैं वो स्टीफन साहब कहलाते हैं। स्टीफन साहब को इंडियन एविडेंस एक्ट का फादर भी यहाँ पर कहा जाता है। तो अभी जो एक्ट है वो उन दोनों का बनाया हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टीफन साहब का जो बनाया हुआ ड्राफ्ट था उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं और उसी को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। अब देखिए, इस एक्ट को अगर आप देखेंगे तो इस एक्ट का जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। टोटल अगर आप देखेंगे पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में तो टोटल आपको 11 चैप्टर्स मिलते हैं और टोटल 167 हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पर प्रोविजंस मिलते हैं। और ये पूरा का पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। सो पार्ट नंबर 1, ठीक है, द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तथ्यों की सुसंगतता के विषय में, जो कहां पर मिलता है, सेक्शन 5 से लेकर 55 तक हमें मिलता है। सेकंड अगर आप देखेंगे, सेकंड पार्ट हमारे पास आता है ऑन प्रूफ, सबूत के विषय में, और ये हमें मिलता है कहां पर, सेक्शन 56 टू 100 तक के प्रोविजंस हमें मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं पार्ट नंबर 3 के बारे में, तो प्रोडक्शन और इफेक्ट ऑफ एविडेंस हमें मिलता है, साक्ष्य का पेश किया जाना और उनका प्रभाव जो मिलता है वो मिलता है कहां पर, 1012 टू सेक्शन 167। तो ऐसे करके देखेंगे तो एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो हमें मिल जाता है किसका, इंडियन एविडेंस एक्ट का। और ये इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि जब तक हम मैं पुराने एक्ट के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं नए एक्ट के साथ कंपेयर उसे कैसे कर सकता हूं, ये कंपैरेटिव स्टडी कैसे हो सकती है। तो इसलिए पहले कुछ पॉइंट्स पर हमें क्या करना पड़ेगा, पुराने एक्ट को समझना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब इसको अगर आप देखेंगे तो हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है वो कुछ इस तरीके से डिवाइड है, जिसमें आप देखेंगे टोटल आपको 3 पार्ट्स मिलते हैं, टोटल आपको 11 चैप्टर्स मिलते हैं, टोटल आपको 167 सेक्शंस मिलते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ध्यान से तो पार्ट 1 में आपको रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट मिलता है, पार्ट 2 में ऑन प्रूफ मिलता है, थर्ड में प्रोडक्शन इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस आपको मिलते हैं। फिर चैप्टराइजेशन अगर आप करेंगे तो टोटल क्योंकि 11 चैप्टर्स हैं तो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी से स्टार्ट होता है और चैप्टर 11 तक चलता है ना। और ये कहां पर मिलता है, तो ये मिलता है 167।
ऐसे करके पूरी प्रोसीडिंग सेक्शन 1 से लेकर कहां तक चलती है, 167 तक चलती है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा किसको लेकर है, एक पुराने एक्ट को लेकर है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को लेकर है, जो अभी भी इंडिया में एप्लीकेबल है, अभी भी हमारे जुडिशियल प्रोसीडिंग का, अभी भी हमारे लीगल प्रोसीडिंग का पार्ट जो है वो माना जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो नया लेजिस्लेटिव प्रपोजल आया है उसमें और इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। तो इस बेसिक डिफरेंस को अगर आपने समझना है तो मैं आपको बता देता हूं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत बेसिक से डिफरेंसेस हैं, जिसमें एक मेजर डिफरेंस जो आया है वो आपके इंडेक्स में आया है। क्लियर है, वो कहां पर आया, आपका इंडेक्स में आया। तो हम लोग देखते हैं, तो द भारतीय साक्ष्य बिल जो हमारे पास आया अभी 2023 का, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें उन्होंने, अभी तक हम लोग जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पढ़ रहे थे उसमें 3 पार्ट थे, इसमें उन्होंने कितने कर दिए, 4 कर दिए। तो आप देखिए पार्ट 1 में हमें क्या मिलता है, प्रिलिमिनरी पार्ट मिलता है, पार्ट 2 में हमें क्या मिलता है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट मिलता है, थर्ड में हमें ऑन प्रूफ मिलता है, और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस मिलता है। उन्होंने किया क्या है, पहले भी आप देखेंगे तो 1, 2 और 3 सेम हमारे थे, जो 1872 में थे वो अभी भी है, बस उन्होंने क्या कर दिया, जो चैप्टर 1 था हमारा उसको एक अलग पार्ट बना दिया, 2 बना दिया, 3 और 4 नंबरिंग यहां पर क्या कर दी, चेंज कर दी। कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में चेंजेस आए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आया। तो ये बेसिक आपको क्या मिलता है, स्ट्रक्चर जो है यहां पर मिल जाता है। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर के बाद अगर आप देखिए तो यहां पर कुछ की प्रोविजंस मिलते हैं और भारतीय साक्ष्य बिल कि क्या क्या चेंजेस इसके अंदर आए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा इसको ध्यान से। सबसे पहले आया है कि द बिल मेक्स इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड एडमिसिबल एज एविडेंस, thereby they will have the same legal effect as paper documents। तो जो पहले पेपर डॉक्यूमेंट का इफेक्ट था, तो मेनली इंडियन एविडेंस एक्ट में जो फोकस किया गया, क्योंकि आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो मोबाइल, इंटरनेट है ना, ये सीसीटीवी कैमरे, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सारी चीजें काफी इंट्रोड्यूस हुई हैं, और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का एविडेंस बहुत मैटर करने लगा है। और इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे उसके इक्विवेलेंट क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जो है वो लाने के लिए, एविडेंट्री वैल्यू को इक्विवेलेंट करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेट किया गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, जगह जगह किया गया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, पहले आप देखते थे तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में प्रोविजन थी जो आईटी एक्ट से अमेंडमेंट होकर आए थे, बट अब उन्होंने सेमीकंडक्टर को भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, अब सेमीकंडक्टर भी इसके अंदर आने लगा है, ध्यान रखना जरा। सेकंड, इट रिपील्स 5 एग्जिस्टिंग प्रोविजंस, 5 एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को हटाया गया है ना, और इसमें क्या किया, मॉडिफाई किया गया, कहां पर, 23 प्रोविजंस को मॉडिफाई किया गया और एक नया प्रोविजन इसके अंदर ऐड वहां पर किया गया है। तो ये कुछ की फीचर्स आपको यहां पर मिलते हैं। इसके बाद ऑल्सो द बिल प्रपोजेस अमेंडमेंट ऑफ 23 सेक्शन, 23 सेक्शंस के अंदर अमेंडमेंट किए गए और टोटल 170 सेक्शन क्या कर दिए गए यहां पर बता दिए। तो अभी हमारे पास कितने थे टोटल, वन कितने थे हमारे पास, 167 प्रोविजंस हमारे थे, जो हमारे कितने हो चुके हैं, 170 यहां पर हो चुके हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हमें क्या होती हैं, यहां पर मिल जाती हैं। और देखिए जरा ध्यान से क्या मिलता है, इन द बिल द स्कोप ऑफ एक्सपेंशन फॉर सेकेंडरी एविडेंस टू इंक्लूड कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस। देखो सेकेंडरी एविडेंस का कॉन्सेप्ट और बढ़ा कर दिया, बहुत सारी चीजें उसके अंदर क्या कर दी गई, ऐड कर दी गई, बहुत सारी चीजें इसके अंदर शामिल कर दी गई हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। कंपैरेटिव स्टडी जब हम करने के लिए आते हैं तो हमारे पास एक ओल्ड एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हमारे पास हैं और न्यू प्रोविजंस अंडर 2023 लॉ हमारे पास है। ठीक है, तो एक्ट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मैंने आपसे कहा कि जो 1872 का एक्ट है वो 3 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, सेकंड पार्ट में ऑन प्रूफ, और थर्ड पार्ट में हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट ऑफ एविडेंसेस आपको मिलते हैं, जो टोटल 167 तक हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या कर दिया, एक्ट को 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, जरा ध्यान से, पार्ट 1 जो प्रिलिमिनरी होता है, जिसमें आपको चैप्टर 1 मिलता है, सेक्शन 1 और 2। सेकंड पार्ट हमारे पास, देखिए पहले में ये पार्ट था ही नहीं, पार्ट हमारा कहां से स्टार्ट होता था, रिलेवेंसी से, तो रिलेवेंसी को उन्होंने सेकंड पार्ट बना दिया, ऑन प्रूफ को थर्ड पार्ट बना दिया, और फोर्थ को उन्होंने क्या बना दिया, प्रोडक्शन और फैक्ट ऑफ एविडेंसेस यहां पर क्या कर दिया, बना दिया। तो इन्होंने ओवरऑल क्या कर दिया, टोटल 170 प्रोविजंस यहां पर क्या कर दिए, बना दिए। दूसरा जो डिफरेंस आया हुआ है वो डाइंग डिक्लेरेशन, जो पहले सेक्शन 32 में डाइंग डिक्लेरेशन हुआ करता था, अब वो डाइंग डिक्लेरेशन नाउ प्लेस्ड अंडर सेक्शन 26। अब डाइंग डिक्लेरेशन कहां पर आ चुका है, 26 में जो है वो आपका यहां पर डाइंग डिक्लेरेशन यहां पर मिल जाता है। डाइंग डिक्लेरेशन के बाद अगर आप देखिए तो नेक्स्ट प्रोविजन आता है हमारा कि प्रोविजन रिलेटिंग टू कन्फेशन। ध्यान से समझिए, कन्फेशन एंड इट्स इफेक्ट
अंडर सेक्शन 25, 26, 27। देखो पहले 25, 26 और 27 में जो कन्फेशन के प्रोविजन थे उन सबको ये लेकर आ गए हैं कहां पर, सेक्शन नंबर 23 में। तो सेक्शन 23 ऑफ एक्ट कंटेन ऑल द प्रोविजंस एज कंटेन इन सेक्शन 25, 26 और 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो ये तीनों प्रोविजन सिर्फ एक उन्होंने क्या कर दी, यहां पर लेकर आ गए। और उसके बाद सेक्शन 28 to 29, अब इसमें कोई यहां पर चेंजेस नहीं हुए हैं। देन आप देखिए सेक्शन 63 डिफाइन सेकेंडरी एविडेंस हैज 5 पार्ट। देखो इस पूरा जो नया ड्राफ्ट हमारे पास है, जो नया बिल हमारे पास है, उसमें जो एक मेजर चेंजेस आए हैं वो आया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को लेकर, खासकर सेकेंडरी एविडेंस में। तो सेकेंडरी एविडेंस में हम किस तरीके से इसको लेकर आ सकते हैं। पहले जो हमारा सेक्शन 63 था जिसमें सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बताया गया था, उसमें टोटल 5 क्लॉज हमारे पास थे। अब इन्होंने क्या कर दिए, एक तो 63 को इन्होंने सेक्शन 58 बना दिया और 5 पार्ट की जगह उन्होंने क्या कर दिया, 8 कर दिया, मतलब 3 न्यू एडेड। और उसमें क्या क्या कर दिया, ओरल एडमिशन कर दिया, यहां पर रिटन एडमिशन कर दिया, एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड अ डॉक्यूमेंट द ओरिजिनल ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर दी, 6, 7, 8 3 चीजें क्या कर दी इसके अंदर यहां पर ऐड कर दी गई हैं। तो ये भी एक चेंजेस आया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लेकर काफी चेंजेस यहां पर आए। फिर आप देखिए जरा सेक्शन 65 में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने क्या कर दिया कि कंडीशंस इन विच द सेकेंडरी एविडेंस कैन बी लेड इन द कोर्ट, वो कंडीशंस भी उन्होंने क्या कर दी यहां पर ऐड कर दी। क्या ऐड किया गया, तो ये 65 से पहले कहां चला गया, 60 में चला गया। और उन्होंने एक एच वाला क्लॉज भी ऐड कर दिया कि व्हेन द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इन अ क्वेश्चन, ये न्यूली एडिड प्रोविजन है, ये भी यहां पर ऐड किया गया। उसी तरीके से ध्यान रखना, अ न्यू प्रोविजन सेक्शन 61 हैज बीन एडेड इन द एक्ट व्हिच रीड एज फॉलोज। एक नया सेक्शन भी यहां पर क्या हो गया, लेकर यहां पर आ गया। किसको लेकर है, ये एडमिसिबिलिटी को लेकर है ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की एडमिसिबिलिटी कैसे होने वाली है, उसको लेकर एक प्रोविजन हमारे पास कौन सा है, 61 का प्रोविजन हमको यहां पर मिल जाता है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो और भी अमेंडमेंट यहां पर आए हैं, जैसे डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में अमेंडमेंट आ गया। डॉक्यूमेंट में उन्होंने क्या कर दिया, इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इन्होंने ऐड कर दिया। एक नया इलस्ट्रेशन भी इन्होंने क्या कर दिया, इसमें शामिल कर दिया, सेक्शन नंबर 2 और 3 वाला जो पोर्शन था। उसी तरीके से एविडेंस की डेफिनेशन में भी चेंजेस आए। एविडेंस के चेंजेस में इन्होंने एनी इंफॉर्मेशन गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इन्होंने इसके अंदर ऐड कर दिया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं जो मेन प्रोविजन है वो इसी के अंदर चेंज आपके हुए। उसी तरीके से 22A में जो पहले सेक्शन 45A था, अब उसको क्या कर दिया, 39 क्लॉज 2 यहां पर क्या कर दिया, बना दिया गया है। तो ऐसे कुछ जो है वो छोटे छोटे से चेंजेस आए, कोई बहुत बड़े चेंजेस आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं, बहुत बड़े चेंजेस आपको यहाँ नहीं मिलते हैं। तो उसी तरीके से देखिए फिर आपको नो सच प्रोविजन एग्जिस्ट इन ओल्ड एक्ट सेक्शन 61 का भी यहाँ पर अमेंडमेंट मिला है। आपको एक 62 जो पहले हमारा, देखिए पहले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लेकर एक ही मेजर प्रोविजन हमारे पास था 65A और 65B, खासकर एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लेकर। अब उन्होंने क्या कर दिया, कुछ चीजें इन्होंने ऐड कर दी। तो जो 65A था वो सेक्शन 62 यहाँ पर हो चुका है और 63 में उन्होंने एक नया क्लॉज ऐड यहाँ पर किया गया है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत कम्युनिकेशन डिवाइस यहाँ पर आ गया, कम्युनिकेशन डिवाइस उन्होंने ऐड करती जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा प्रोविजन हमारा किसको लेकर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लेकर प्रोविजन हमें यहाँ पर जो है वो मिल जाता है। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास है बड़ी से। इसके बाद देखिए ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लेकर आपको यहाँ पर मिल जाता है। फिर दूसरा आप देखिए प्रिजम्पशन को लेकर भी काफी चीजें चेंज हुई है। जैसे पहले आपने देखा होगा क्वीन का नाम लिखा रहता था, कमिश्नर का नाम लिखा रहता था, इंग्लैंड लिखा रहता था, ये सब उन्होंने रिपीट कर दिया। सब रिपीट करके उन्होंने क्या कर दिया, इसको भी चेंज वहां पर कर दिया गया है। ये सारा कुछ यहाँ पर चेंज कर दिया गया है ना। तो ये मेजर चीजें। तो अगर मैं आपसे ओवरऑल कहूं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा, जैसे एक डिलीटेड कर दिया एक प्रोविजन और दूसरा 170 यहां पर एक प्रोविजन ऐड कर दिया, और सेक्शन 170 जो प्रोविजन हमारा ऐड हुआ है वो बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहता है कि 1872 का जो एक्ट हमारा था उसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली था, बट जो हमारा न्यू एक्ट आएगा उसका इफेक्ट कैसा होगा, प्रोस्पेक्टिवली जो है वो इन्फोर्स कराया जाएगा। इसका मतलब है कि जो ऑलरेडी जो हमारी पेंडेंसी है, जो ऑलरेडी हमारे सूट इंस्टीट्यूट हुए हैं, ऑलरेडी जो हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो उनके ऊपर तो हमारा पुराना एक्ट मीन एग्जिस्टिंग लॉ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एप्लीकेबल होगा, बट अब जो नए होंगे प्रोविजंस उसके ऊपर हमारा नया इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है। तो कुछ मेजर चेंजेस हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर यहाँ पर हुए हैं।
अगर आप देखेंगे तो एक कंपैरेटिव स्टडी हमने कर ली। अब बात आती है कि सजेशंस क्या क्या हैं, एक जुडिशियल एस्पिरेंट को क्या क्या करना चाहिए। देखो यार, 2-3 बातें बड़ी सिंपल हैं जो मैं आपको समझा देता हूं। पहली बात, कॉन्सेप्चुअली बहुत चेंजेस नहीं हुए हैं। 1920 का डिफरेंस आया हुआ है कि अगर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 19 पे था तो ये थोड़ा सा 20 एडवांस हुआ है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं हुए। दूसरा जो मेजर अमेंडमेंट आया है वो आया इंडेक्स को लेकर। हाँ, इंडेक्स एक मेजर प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि अभी तक आपने 167 प्रोविजंस याद किए होंगे, रटे होंगे या किसी भी तरीके से आपने उसको मेमोराइज किया होगा, बट क्योंकि सभी का सीक्वेंस चेंज हो चुका है तो आपको दोबारा से उसे तैयार करना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम आ सकती है, बट मुझे नहीं लगता है कि इंडेक्स को तैयार करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो आसानी से हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर नया सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या फिर पुराने सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। मेरा सजेशन आपको यह है कि अभी आपको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पर ही काम करना चाहिए, उसी को आपने पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस एग्जामिनेशन में वही आपके सिलेबस का पार्ट हो, या अदर स्टेट जो आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं जैसे छत्तीसगढ़ या झारखंड भी आ गया, तो इन सब में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ही आपका सिलेबस का पार्ट होने वाला है। अभी क्योंकि ये बिल एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल है जो पार्लियामेंट में आया है, अभी ये स्टैंडिंग कमेटी के पास गया हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी अपने प्रपोजल इसके अंदर देगी, फिर वापस से ये जो है विंटर सेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो वापस से पार्लियामेंट में आएगा, फिर इसके ऊपर एक डिबेट होगा, फिर डिबेट होने के बाद ये पास होगा, तो एक अभी लंबा टाइम इसके अंदर है, और उसके बाद फिर आपके सिलेबस का भी हिस्सा बनेगा, तो एक लंबा टाइम अभी आपके। तो अभी आपको नए बिल पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, अभी आप अपने एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, उसी को बहुत अच्छे से कवर करिए, ठीक है। एक पूरा एनालिसिस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।